वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स की लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर की। कैपेसिटर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर की हो सकती है। ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है, जिसका फार्मूला होता है हाफ CV²। जैसे कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, इसी तरह इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एक एनर्जी स्टोर करता है। और आज हम उसके फार्मूला के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि वो एनर्जी क्यों स्टोर होती है। हम ये बात जानते हैं कि करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर प्रोड्यूस करता है, और अगर करंट चेंज हो रहा हो किसी कॉइल में से तो ज़ाहिर सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा। ये चेंज होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में से भी तो गुजरेगा, तो फैराडेज लॉ के मुताबिक इस कॉइल में एक EMF इंड्यूस हो जाएगा। ऐसे EMF को हमने सेल्फ इंड्यूस्ड EMF का नाम दिया था, और इस प्रोसेस को हमने सेल्फ इंडक्शन का नाम दिया था पिछले टॉपिक में। तो अगर हम एक इंडक्टर, एक कॉइल लें और इसको बैटरी के साथ जोड़ें और एक रियोस्टेट लगा दें और इसके करंट को चेंज करते रहें, तो इसमें एक EMF इंड्यूस हो जाता है। ये EMF इस तरह से इंड्यूस होता है कि लेंज ने कहा था ये EMF बैटरी के EMF की हमेशा मुखालफत करता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर है तो इंडक्टर का इंड्यूस्ड EMF ऐसा होगा कि पॉजिटिव टर्मिनल उसका भी जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को फेस करेगा, और ये दोनों पॉजिटिव एक दूसरे को अपोज करेंगे, जिससे बैटरी को जो है वो मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। अब बैटरी चार्जेस को कैसे फ़्लो करवाए? तो अगर बैटरी चार्जेस को फ़्लो करवाना चाहती है तो बैटरी को इस EMF के बराबर वर्क करना पड़ेगा चार्ज के ऊपर, यानी कि बैटरी चार्जेस के ऊपर वर्क करती है, जो चार्जेस की काइनेटिक एनर्जी बन जाता है। हम ये भी जानते हैं कि EMF और वर्क डन के अंदर क्या रिलेशन है। EMF वर्क डन यूनिट चार्ज पे होता है, यानी कि इकाई चार्ज पे जो वर्क डन किया गया है उसे EMF कहते हैं, और ज़्यादा चार्जेस Q के ऊपर जो वर्क डन होता है उसे हम एनर्जी या वर्क कहते हैं, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी और EMF में ये फ़र्क है कि EMF एक चार्ज के लिए होता है और टोटल एनर्जी जो है वो एक से ज़्यादा चार्जेस के लिए। तो हम जानते हैं एनर्जी या वर्क डन का फॉर्मूला होता है डेल्टा Q मल्टीप्लाइड बाय EMF। तो अभी तक हमने ये देखा कि जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, इंडक्टर अपने अंदर एक EMF इंड्यूस कर लेता है, तो बैटरी को चार्जेस को फ्लो करवाने के लिए इस EMF के खिलाफ वर्क करना पड़ता है। यही वर्क चार्जेस की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन चार्ज। बैटरी चार्जेस पे जो वर्क करती है वो चार्जेस की काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो जाता है, और ये काइनेटिक एनर्जी फिर मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। मूविंग चार्जेस आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से इसमें फिर से EMF इंड्यूस होता है। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में एक एनर्जी स्टोर हो जाती है चार्जेस के अंदर। यहाँ भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक चार्ज की एनर्जी को कहते हैं। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों एनर्जीज हो सकती हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। और हमें पता है एनर्जी और वर्क बराबर होते हैं, तो हम इस डेफिनेशन को वर्क डन पर यूनिट चार्ज भी लिख सकते हैं। इस चीज़ का डिटेल के साथ जिक्र हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक में किया था, तो आप चैप्टर 14 की लेक्चर सीरीज़ में जाकर प्लेलिस्ट में यूनिट नंबर 14 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक देख सकते हैं। जब बैटरी जो है वो चार्जेस के ऊपर वर्क करती है तो चार्जेस मूव करते हैं, और इस एक कूलम चार्ज के ऊपर बैटरी जो वर्क करती है, या एक कूलम चार्ज को बैटरी जो एनर्जी सप्लाई करती है, वो EMF कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं EMF इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज। यहाँ से एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय EMF, यानी कि अगर हम चार्ज को EMF से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एनर्जी आ जाती है। कुछ ऐसा ही यहाँ लिखा हुआ है, एनर्जी या वर्क डन चार्ज की अमाउंट को EMF से मल्टीप्लाई करें तो हासिल होता है। अब हम इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि ये इंडक्टेंस की फॉर्म में एनर्जी का क्या फार्मूला आता है, इंडक्टेंस और करंट की फॉर्म में एनर्जी का क्या फार्मूला आता है। अगर हम ये मालूम करना चाहते हैं कि इंडक्टेंस की फॉर्म में जो है ये फार्मूला क्या है, तो हमें माइकल फैराडे और हेनरी की इक्वेशंस को एक बार फिर से देखना होगा। फैराडेज लॉ में हमने ये पढ़ा था EMF इंड्यूस्ड नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है। हेनरी की इक्वेशन में हमने ये देखा था कि EMF इंड्यूस्ड
इज इक्वल टू इंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। यहाँ ये भी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है, इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा के साथ भी इसको लिख सकते हैं। तो अगर हम ईएमएफ इंड्यूस्ड की ये वैल्यू इंडक्टेंस की फॉर्म वाली वैल्यू इसमें पुट कर दें तो हमारा रिलेशन इंडक्टेंस और करंट की फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही किया गया है, हमने ईएमएफ की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास वर्क डन का रिलेशन आया चार्ज मल्टीप्लाइड बाय एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। अगर हम टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज करें तो इस डेल्टा टी को चार्ज के नीचे लिख देते हैं, डेल्टा क्यू और डेल्टा टी। ये टोटल चार्ज है, ये टोटल टाइम है, और साथ में ये चेंज इन करंट जो कि डेल्टा आई है, इसे हम इंडक्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ज़रा देखिए यहाँ पे अब दो करंट्स आ रहे हैं, एक हमारे पास है चेंज इन करंट और ये है टोटल एवरेज करंट। ये जो डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी है ये एवरेज करंट है और डेल्टा आई जो है वो चेंज इन करंट है। अब ये फॉर्मूला थोड़ा जो है वो इतना मुख्तसर नहीं है, ये फॉर्मूला थोड़ा लेंथी लग रहा है। अगर हम इसमें एवरेज करंट की वैल्यू अलग से पुट कर दें और चेंज इन करंट की वैल्यू अलग से पुट कर दें तो हमारा फॉर्मूला ज़्यादा सिंपल हो सकता है। तो हम ज़्यादा जनरल फॉर्म ऑफ फार्मूला प्रेफर करते हैं, इस वजह से अब हम इन दोनों की जो है वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे। चेंज इन करंट की वैल्यू और एवरेज करंट की वैल्यू को पुट किया जाएगा अब यहाँ पे। तो सबसे पहले हम एवरेज की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके लिए हमें ये फिगर देखना होगी। जब स्विच ओपन होता है उस वक़्त इंडक्टर या कॉइल में करंट ज़ीरो होता है। इंडक्टर या कॉइल में करंट उस वक़्त ज़ीरो होता है और फिर ये अपनी आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू इंक्रीज़ करते करते आई वैल्यू अटेन कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट जो है वो ज़ीरो है और फाइनल वैल्यू ऑफ करंट आई है। और एवरेज का फॉर्मूला हम जानते हैं कि किसी भी, अगर हमने करंट का एवरेज लेना है तो हम उसकी तमाम वैल्यूज़ को ऐड करके नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देंगे। अगर हमने वोल्टेज का एवरेज लेना हो तो तमाम वोल्टेज की जो वैल्यूज़ हैं उनको सम करके टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ पे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 2 हैं करंट की, एक 0 और एक आई। इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट 0 थी और फाइनल वैल्यू ऑफ करंट आई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एवरेज करंट जो कि डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी था, क्योंकि ये टोटल चार्ज ओवर टोटल टाइम है, ये एवरेज करंट होगा, ये हमारे पास आता है I/2। ये तो हमने एवरेज करंट की वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। अब हम चेंज इन करंट फाइंड करते हैं तो फिर हम उसी फिगर का सहारा लेंगे। चेंज इन करंट फाइंड करने के लिए हम फिर यहाँ देखते हैं करंट 0 से I की तरफ गया है, तो चेंज मालूम करने के लिए हमें फाइनल करंट में से इनिशियल करंट निकालना होगा। फाइनल करंट I था, इनिशियल करंट 0 था, तो चेंज इन करंट हमारे पास आएगा I। तो अगर हम ये दोनों वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें जो कि थी हमारे पास डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी एल डेल्टा आई, तो डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी की जगह हम जो है वो एवरेज करंट की वैल्यू I/2 पुट करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला होगा पहले तो ये बनेगा हाफ एल आई स्क्वेयर, यानी कि 1/2 हाफ एल आई स्क्वेयर। ये वर्क डन का फॉर्मूला आता है 1/2 एल आई स्क्वेयर। द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू नेट वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है तो पक्की बात है उस ऑब्जेक्ट पे किसी चीज़ ने काम किया है। जब बैटरी चार्ज के ऊपर काम करती है तो चार्ज की काइनेटिक एनर्जी तब्दील होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन चेंज इन एनर्जी के बराबर है। तो यानी कि इसे हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहते हैं, ये हमने फर्स्ट ईयर की क्लास में भी पढ़ा था। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हम वर्क करें तो वो उसकी एनर्जी को चेंज कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि यही वर्क चेंज इन एनर्जी यूएम की फॉर्म में स्टोर हो गया है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, हाफ एल आई स्क्वेयर। करंट आई को हम काइनेटिक वेरिएबल कहते हैं, तो ये काइनेटिक वेरिएबल की फॉर्म में फार्मूला आया है। ये फार्मूला भी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर हम इस फार्मूला की कोई और शक्ल बनाना चाहें, यानी कि हमने कहा था कि इंडक्टर के अंदर एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है, तो चलिए अभी हम नेक्स्ट जो है वो स्लाइड्स में इस फार्मूला की एक और शक्ल देखते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में होगी। इससे पहले कि हम कैलकुलेशन स्टार्ट करें, आप ये बात नोट कर लें कि हम करने क्या वाले हैं।
हम आई की वैल्यू भी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की शक्ल में पुट करेंगे। यहाँ पे करंट की जगह हम इस करंट की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की शक्ल में होगी, और इंडक्टेंस की वैल्यू भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वाली पुट कर देंगे। तो हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का फार्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की शक्ल में आ जाएगा। तो हम जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की शक्ल में भी एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला यानी कि काइनेटिक वेरिएबल की शक्ल में भी हम फार्मूला एक लिखेंगे, और दूसरा फार्मूला अब हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। तो उसके लिए मैंने आपको 2 स्टेप्स बताए हैं। पहले स्टेप में आपने इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, किस फॉर्म में, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की फॉर्म में। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, हमने यूनिट नंबर 14 में एम्पेयर्स लॉ में पढ़ा था कि किसी भी सोलिनॉइड या इंडक्टर में जो फ्लक्स डेंसिटी होती है वो म्यू नॉट एन आई के बराबर होती है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो चैप्टर नंबर 14 की प्लेलिस्ट में जाकर एम्पेयर्स लॉ की वीडियो एप्लीकेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ के नाम से ये ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें हमने डिटेल से फार्मूला डिराइव किया था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। यहाँ पे I इस इंडक्टर का करंट है, N नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, ये आपने याद रखना है। ये जो स्मॉल n है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, इकाई लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स है, और म्यू नॉट मैग्नेटिक मटेरियल की परमिएबिलिटी है। यानी कि ये सोलिनॉइड है, इसके अंदर जो कोर है आपकी, अगर एयर है तो आपने एयर की परमिएबिलिटी लिखनी है। परमिएबिलिटी की डेफिनेशन भी हम पहले देख चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते हैं, या हम रफली उसे बयान कर देते हैं। परमिएबिलिटी का मतलब होता है फैसिलिटी ऑफर्ड टू पास मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से गुजारने के लिए जो सहूलत देता है कोई भी मटेरियल, उसे उसकी परमिएबिलिटी कहते हैं। एयर की परमिएबिलिटी कम होती है, सिलिकॉन स्टील की परमिएबिलिटी ज़्यादा होती है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का ये फार्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने इसे थोड़ा सा फिर एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन हमने फ्लक्स की डेफिनेशन में पढ़ा था कि फ्लक्स बराबर होता है B डॉट ए या B इंटू ए। फ्लक्स डेंसिटी को अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई करें तो फ्लक्स आ जाता है, तो हम फ्लक्स का ही फार्मूला देखने वाले हैं। तो अगर मैं B की ये वैल्यू म्यू नॉट एन आई यहाँ पुट कर देता हूँ, म्यू नॉट एन आई, तो मेरे पास फार्मूला फ्लक्स का क्या बनेगा, म्यू नॉट एन आई ए, म्यू नॉट एन आई ए। अब हमने इंडक्टेंस के टॉपिक में ये देखा था कि फ्लक्स लिंकेज पर एम्पेयर, इसे फ्लक्स लिंकेज कहा था हमने पिछले 2 टॉपिक्स में, एन फाई को। फ्लक्स लिंकेज का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स को, जितना फ्लक्स जो है वो कॉइल में से गुजर रहा है उससे मल्टीप्लाई करें तो इसे फ्लक्स लिंकेज कहते हैं। तो फ्लक्स लिंकेज पर एम्पेयर को इंडक्टेंस बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे ये जो वैल्यू है फाई की, ये वैल्यू पुट करें तो हमारा फार्मूला कुछ ऐसा बनेगा, इंडक्टेंस इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट एन आई ए डिवाइडेड बाय आई। तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो इंडक्टेंस का तो रिलेशन आ गया एन इंटू एन ए म्यू नॉट। अब ये स्मॉल एन का एन से कुछ रिलेशन होता है, तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमने कहा था कि स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के बराबर होती है। तो अब अगर हम कैपिटल एन की यहाँ से वैल्यू फाइंड करें तो वो एन इंटू एल आती है, जो कि हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, ये एन एन से मल्टीप्लाई होगा, एन स्क्वेयर बन जाएगा, साथ में एल आ जाएगा, एन स्क्वेयर एल ए इंटू म्यू नॉट। क्योंकि हमारे इस इंडक्टर में जो कोर है, जो सेंट्रल मटेरियल है वो एयर है, तो हम यहाँ पे म्यू नॉट लिख रहे हैं। अगर कोई और मटेरियल होता तो हमने म्यू लिखना था। तो यहाँ पे हमारे पास L इज इक्वल टू एन स्क्वेयर ए एल। अगर हम ए एल को अलग कर लें तो आपको पता है ये वॉल्यूम बन जाता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ वॉल्यूम होता है। ये एरिया है इसका और इसे लेंथ से मल्टीप्लाई करें, तो अगर हम हाइट को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो वॉल्यूम बनता है, सॉरी हाइट को एरिया से मल्टीप्लाई करें। तो ये इसकी हाइट है, ये वाली ये लेंथ है इसकी, और लेंथ को अगर हम एरिया से, ये हमने जो है वो बेसिक मैथ्स में पढ़ा हुआ है, लेंथ को एरिया से मल्टीप्लाई करें वॉल्यूम बनता है। इसी तरह अगर हम अपने कमरे के फर्श के एरिया को उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करें तो कमरे का वॉल्यूम आ जाता है। तो अभी तक हमने L का रिलेशन फाइंड कर लिया। हमने पिछली स्लाइड में दो स्टेप्स की बात की थी कि पहले हम L की वैल्यू मालूम करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की शक्ल में, जो कि हमने मालूम कर ली है, और फिर हम जो है वो कोशिश करेंगे I की वैल्यू मालूम करने। तो चलिए अब हम I की वैल्यू मालूम करते हैं। I की वैल्यू के लिए भी बिल्कुल यही फार्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ से अगर हम I मालूम करें तो B ओवर म्यू एन आता है। I क्या आता है, B ओवर म्यू नॉट एन। अगर एयर है तो म्यू नॉट लिखेंगे, अगर सिलिकॉन स्टील है तो म्यू नॉट की जगह म्यू लिख देंगे।
तो चलिए अब हम एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर वाले इस रिलेशन में L की वैल्यू भी दर्ज कर देते हैं और I की वैल्यू भी दर्ज कर देते हैं। तो L की जगह हमने लिखा म्यू नॉट एन स्क्वायर AL और I की जगह लिखा B ओवर म्यू नॉट एन। तो I स्क्वायर था हमारे फॉर्मूले में, तो I स्क्वायर B का स्क्वायर हो जाएगा और म्यू नॉट स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। अब इस म्यू नॉट से एक म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा और एक म्यू नॉट नीचे बच जाएगा और एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा हाफ बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट और साथ में AL। ये है वॉल्यूम ऑफ द सोलिनॉइड, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोलिनॉइड। अगर हम सोलिनॉइड के यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी स्टोर्ड मालूम करना चाहते हैं, ये देखें मैंने यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला फिर से एक्सप्लेन कर दिया है। एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम आता है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोलिनॉइड में एनर्जी जो स्टोर होती है उसके लिए आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर हम यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोलिनॉइड की बात करें तो यूनिट प्रिंसिपल के मुताबिक हम इसे AL पे डिवाइड कर देंगे तो हमें एक यूनिट वॉल्यूम की एनर्जी स्टोर मिल जाएगी। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी हाफ बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। तो एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर के हमने दो फॉर्मूले देखे। एक फॉर्मूला था हाफ LI स्क्वायर और दूसरा फॉर्मूला हाफ बी स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। अब इस इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हो चुकी है। अब अगर हम इस इंडक्टर को बैटरी से रिमूव कर लें तो एनर्जी इसके अंदर स्टोर ही रहेगी। अगर हम इस इंडक्टर को किसी कैपेसिटर के साथ लगा दें तो क्योंकि इस इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड है और इसे एक पूरा पाथ मिल गया है, तो इस इंडक्टर में से फ़ौरन से जो है वो चार्जेस कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देंगे। अब इंडक्टर डिस्चार्ज हो जाएगा। इसे कैपेसिटर के लिए डिस्चार्ज का वर्ड यूज़ करते हैं, इंडक्टर को हम जो है इंडक्टर के लिए डीमैग्नेटाइज का वर्ड यूज़ करते हैं या डी एनर्जाइज का वर्ड यूज़ करते हैं। तो इंडक्टर क्योंकि डी एनर्जाइज हो गया है, इसकी एनर्जी लूज़ हो गई है, तो कैपेसिटर एनर्जाइज हो जाएगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। अब इंडक्टर डी एनर्जाइज है तो ये चार्जेस अब वापस इस तरह इंडक्टर में फ्लो करने चले जाएंगे। यानी कि जब इंडक्टर के पास एनर्जी होगी तो इंडक्टर कैपेसिटर को सप्लाई कर देगा। अब नेक्स्ट साइकिल में कैपेसिटर इंडक्टर को एनर्जी देगा और इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा और कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ऐसे सर्किट को हम LC ऑसिलेटर सर्किट कहते हैं क्योंकि ये जो है वो करंट की ऑसिलेशन प्रोड्यूस करता है। कभी करंट इधर जाता है, कभी करंट इधर आता है। इसे LC ऑसिलेटर सर्किट कहते हैं। हम डिटेल से इसे यूनिट नंबर 16 में भी देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हमने यही लिखा है कि इंडक्टर जो एनर्जी सप्लाई करता है कैपेसिटर को वो हाफ LI स्क्वायर होती है। उस साइकिल में एनर्जी डिमांड क्या होती है कैपेसिटर की, हाफ CV स्क्वायर। तो हाफ LI स्क्वायर और हाफ CV स्क्वायर यहाँ पे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर करंट को काइनेटिक वेरिएबल कहा जाता है क्योंकि करंट मूविंग चार्जेस के रेट को कहते हैं। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर करंट को क्या कहा जाता है, काइनेटिक वेरिएबल कहा जाता है। और पोटेंशियल को का जो वोल्टेज है हमारा, वोल्टेज को पोटेंशियल वेरिएबल कहा जाता है। तो करंट को काइनेटिक वेरिएबल कहा जाता है और वोल्टेज को पोटेंशियल वेरिएबल का नाम दिया जाता है क्योंकि वोल्टेज आपको पता है एक फोर्स है या एनर्जी सप्लाइड है यूनिट चार्ज के ऊपर। अब कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर का हमने फार्मूला डिराइव किया था जो कि हाफ CV स्क्वायर होता है। इसलिए हम कहते हैं कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, और कैपेसिटर स्टोर्स पोटेंशियल फॉर्म ऑफ एनर्जी, या कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। दिस इज स्टोर्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एनर्जी स्टोर होती है जो कि पोटेंशियल फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। और इंडक्टर के अंदर काइनेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर होती है। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपने याद रखना है इसे जो है वो, और ये मैग्नेटिक फील्ड की शक्ल में स्टोर होती है। तो आज के टॉपिक में हमने क्या सीखा? आज के टॉपिक में हमने सीखा कि जिस तरह कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है, इंडक्टर भी एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर हाफ CV स्क्वायर है जबकि इंडक्टर की हाफ LI स्क्वायर होती है। उसके बाद हमने इंडक्टर की एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला इंडक्टेंस और करंट की फॉर्म में मालूम किया। फिर हमने इंडक्टर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की फॉर्म में भी डिराइव किया। तो आज के टॉपिक में हमने 3 मेन पॉइंट्स किए। इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला इंडक्टेंस की फॉर्म में और करंट की फॉर्म में डिराइव किया, और साथ ही हमने मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में भी उसे डिराइव किया। और उसके लिए हमने 2 स्टेप्स सीखे थे।
कि करंट की जगह करंट की वैल्यू पुट कर दें, मैग्नेटिक फील्ड का करंट के साथ क्या रिलेशन होता है, और इंडक्टेंस की जगह जो है वो हेनरी की इक्वेशन से इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करके पुट कर दें। मुझे उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर आपको पिछले टॉपिक्स में कोई कन्फ्यूजन है तो आप काइंडली वो वीडियोस पहले ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। और उसके लिए मैंने आप लोगों को जो है वो अपने मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मौजूद हैं हर चैप्टर की। आप हर चैप्टर की प्लेलिस्ट जो है वो उसे विज़िट कीजिए और हर टॉपिक वाइज वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। साथ ही साथ आप बेल के आइकॉन पहले सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस कीजिए और साथ एक बेल का आइकॉन शो होगा उसको भी जो है वो प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के बारे में भी पता चलता रहे। अभी तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगली वीडियो में हम जो है वो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की बात करेंगे।